नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे प्रस्तावना के बाद मौलिक अधिकारों के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार किस किस प्रावधानों के अंतर्गत हैं, क्या क्या उनके विशेष प्रावधान हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनमें क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं या उनके आधार पर क्या क्या प्रश्न जो है वो अपने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी पे अपन चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वे मौलिक अधिकार, तो आखिर मौलिक अधिकार क्या होते हैं। जैसे हमने कई बार सुना है, जैसे मानव अधिकार या मौलिक अधिकार। तो मानव अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकारों के अंतर्गत वे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं, वे अधिकार जो किसी राज्य की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं, किसी देश की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते हैं, उन्हें अपन मानव अधिकार कहते हैं। जबकि मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि मौलिक अधिकार राज्य के द्वारा या किसी देश के द्वारा जो निर्मित संविधान है या उसकी विधि है उसके द्वारा दिए हुए होते हैं और ये उस राज्य की सीमाओं के अंतर्गत बंधे हुए होते हैं। हमारे अधिकार हमें किसी दूसरे देश में प्राप्त नहीं होंगे, हमें अपने देश तक सीमित होते हैं, वो मौलिक अधिकार होते हैं। और मौलिक अधिकार, अब अपन बात करते हैं कि मौलिक अधिकार किस प्रकार से होते हैं या इनके अंतर्गत क्या आधार है। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपन बात करें किस लिए प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, किसको प्राप्त होते हैं। तो मौलिक अधिकार जनता को प्राप्त होते हैं। और किसी भी देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र क्यों किया जाता है। मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अगर इस क्यों प्राप्त होते हैं विरुद्ध, जिससे कि राज्य जो है या सत्ता जो है, सरकार जो है वो तानाशाह रूप न ले सके। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें अपन मौलिक अधिकार कहते हैं। तो अपन ने दोनों अधिकारों के बारे में बात की। मानव अधिकार व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होंगे, राज्य की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकार सीमाओं में बंधे हुए होते हैं, संविधान के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें अपन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संज्ञा दी जाती है। अब मौलिक अधिकारों को जो अपने हैं वो संविधान के अंतर्गत जो है कहाँ अपने इसके अंतर्गत दर्ज किया गया है, तो भाग 3 के अंतर्गत दर्ज है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया जाता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की दूसरी क्या बात है, भाग 3 जो है वो हमारे संविधान का जो भाग है उसे अपन मेग्ना कार्टा कह सकते हैं। मेग्ना कार्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अपने भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। लेकिन यह बात है कि आखिरकार ये मेग्ना कार्टा क्या है। तो मेग्ना कार्टा क्या है कि 1215 के अंतर्गत ब्रिटिश में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ राइट दिए गए और उन राइटों को मेग्ना कार्टा कहा गया। तब से अपने जो है कई लगभग देशों में मौलिक अधिकारों को मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो अपने पूछा जाए मेग्ना कार्टा का किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। संविधान में इसका जिक्र किस भाग में किया गया है, तब अपन कहेंगे भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया या मेग्ना कार्टा को कहा जा सकता है। अब मौलिक अधिकारों का अपने आधार क्या क्या है, कहां से कहां तक है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अपने मौलिक अधिकारों के प्रावधान। कई बार आप गलती करते हैं कि मौलिक अधिकार कहां से है, 14 से सुनो, 14 से नहीं है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मूल संविधान में हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। तो ये 6 से 7 क्या हुआ, कौन सा हटाया, तब अपने ध्यान में रखना है। जो अपने ये 44वां जो संविधान संशोधन जो था उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक सामान्य अधिकार के अंतर्गत संज्ञा दे दी गई। तो उसे अपने जो है इस प्रकार से संख्या कितनी रह गई कि अपने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संख्या 6 रही जाती है। जो अनुच्छेद 31 का जो प्रावधान था उसे हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को, इस प्रावधान को हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत दर्ज कर दिया गया। यह वर्तमान में एक सामान्य अधिकार। जब भी पूछा जाए अभी संपत्ति का अधिकार है क्या मौलिक अधिकार है या मानव अधिकार, नहीं, वो एक सामान्य है, विधिक अधिकारों के रूप में जिसे अपन कह सकते हैं। अब ये जो 6 अधिकारों में क्या क्या है,
कहाँ से कहाँ तक हैं, अपन हर अनुच्छेद वाइज इनके अंतर्गत बात करेंगे। एक बात ध्यान रहे, मौलिक अधिकारों को याद करना है तो अनुच्छेद क्रम से याद कीजिए, उन्हें अलग अलग भागों के अंतर्गत याद कीजिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि आखिरकार मौलिक अधिकारों की शुरुआत करें, अनुच्छेद 12, इसमें अपने क्या कहा जा सकता है? अनुच्छेद 12 का मतलब ये होता है कि अपने यहाँ पे राज्य शब्द परिभाषित किया जाता है कि राज्य क्या है, राज्य क्या है, क्योंकि मौलिक अधिकार की प्रकृति एक तरह से नकारात्मक है। मौलिक अधिकार की नेचर है वो नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं और हर बात पे अपने जैसे राज्य ये करेगा, राज्य इस प्रकार की प्रतिबंध लगाएगा, राज्य इस पर रोक लगाने की कोशिश करता है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य जो है वो छुआछूत का अंत करेगा, बाल श्रम पर रोक लगाएगा, अपने जो इसके अलावा कई सारे अपने प्रावधान जो नकारात्मक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। तो राज्य, तो यहाँ पे अनुच्छेद 12 यही है। लगभग अगर यही पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ एक आपको ध्यान रखनी अपने, इसके साथ अपन नीति निर्देशक तत्वों की भी बात करते हैं तो जो अपने अनुच्छेद 36 से अपने 51 तक सीमित हैं, वहां भी अपने अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन की गंभीरता को देखें, राज्य शब्द को कहाँ परिभाषित किया जाता है, ये पूछा जाए तो अपने अनुच्छेद 12 होगा। और अगर ये पूछा जाए कि राज्य शब्द अपने किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तब अपने 12 भी आता है और 36 भी आता है। ऐसा क्यों है? अनुच्छेद 12 में यह कहा जाता है कि अपने राज्य क्या है, इस बात को परिभाषित। और राज्य, अपन ये बात करें कि राज्य क्या होता है, वे सभी प्रकार की सरकारी या सरकार से प्राप्त मान्यता प्राप्त सभी संस्थाएं जो अपने कानूनों को लागू करती हैं, जनता के ऊपर कोई विधि को लागू करती हैं, वे सारी की सारी क्या है, राज्य हैं। या दोबारा सुने, राज्य सरकार तथा सरकार से मान्यता प्राप्त सभी प्रकार की संस्थाएं, वे सभी राज्य के अंतर्गत, वो अपने एक संविधान के अंतर्गत। आपको याद होगा तो 2018 के अंतर्गत अपने BCCI जो भारतीय अपने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, उसके अंतर्गत उसे भारतीय कानून विधि के अंतर्गत काम करने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि वो भी एक राज्य है। तब BCCI ने अपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम सरकार के अधीन नहीं है। नहीं, राज्य, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी संस्थाएं राज्य है, तो आपको भी उसी विधि के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो ये भी विधि है, एक NGO वो भी विधि है, एक मान्यता प्राप्त सरकार छोटे से छोटी संस्था वो भी राज्य को परिभाषित करता है। तो ये सभी राज्य के अंतर्गत आता है। तो अपने बात करें अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि न्यायिक पुनर्वालोकन, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्वालोकन को परिभाषित करता है। न्यायिक पुनर्वालोकन को परिभाषित करता है, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब क्या है? राज्य या राज्य से प्राप्त कोई भी संस्था अगर कोई विधि लागू करती है और उस वह विधि मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, राज्य द्वारा लागू की गई कोई भी विधि अगर मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, तो ऐसी को सुप्रीम कोर्ट या अपने हाई कोर्ट जो है उस विधि को क्या कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना है, यहाँ क्या आया, यहाँ शब्द आया राज्य। राज्य कोई विधि लागू करता है, राज्य का मतलब राज्य वही है जो अनुच्छेद 12 में है। इसमें राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, इसमें सारे प्रावधान आएंगे। जैसे कई बार मान लीजिए राज्य के अंतर्गत पूछा गया, राष्ट्रपति ने अध्यादेश दिया, क्या वो अनुच्छेद 13 में आता है? जरूर आता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अध्यादेश भी तो विधि है। विधि, तब अपने ये ध्यान रखना है, ये विधि शब्द जो आता है या इसी को विधि शब्द को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो विधि शब्द जो है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि कौन कौन से जो अपने जो संस्थाएं हैं द्वारा दिए गए निर्णय या लिए गए आदेश अपने विधि के रूप में आते हैं, तो वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आएंगे। तो इन्हें क्या करता है? अब कई बार ये आता है, क्या कोई भी लागू की गई विधि पूरी अगर मान लीजिए अपने मौलिक अधिकारों को
प्रभावित करती या उस विधि का कोई पार्ट प्रभावित करता है, तब अपने क्या होगा। क्या अपन कुछ भाग विधि का प्रभावित करता है तो अपन उस पूरी विधि को समाप्त कर दें, सुप्रीम कोर्ट उसे पूरी विधि को खत्म करेगा या उसके पार्ट को खत्म करेगा। तो यहाँ पे अपने ये आता है कि या तो विधि का जो भाग अगर प्रभावित करता है तो सर्वोच्च न्यायालय अपने उस विधि के उस भाग को रद्द कर सकता है, उसे निष्क्रिय कर सकता है। अगर लगे कि नहीं पूरी विधि ही मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है तो उस पूरी विधि को जो है वो अपने इसे रद्द किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जिक्र आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे न्यायिक का जो अपने पुनर्वालोकन का जो ये प्रावधान है अनुच्छेद 13 का, ये अपने कहाँ से लिया गया है। तो यह प्रावधान ध्यान रखना, यह प्रावधान जो है वो अपने अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्वालोकन। अगर ये बात ये आए कि न्यायिक पुनर्वालोकन शब्द का उल्लेख संविधान के अंतर्गत कहाँ किया गया है, तो ये ध्यान रहे कहीं नहीं किया गया है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं है, लेकिन उसके जो आधार हैं वो अपने न्यायिक पुनर्वालोकन जिसी प्रकार को अपने देखा जाता है। तो अगर उसमें ऑप्शन आए कि अपने कहीं नहीं किया गया है तो वह सही माना जाएगा, और अगर अनुच्छेद 13 ही पूछा जाता है उसमें तो वो मान लिया जाएगा। ये बात अपने अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ध्यान में रखनी। अब अपन बात करेंगे, ये तो दो अपने मौलिक अधिकारों के पार्ट अनुच्छेद 12 और 13। अब अपने आगे अनुच्छेद 12 और 13 के बाद अपन जो है पहले मौलिक अधिकार के बारे में अपन बात करते हैं, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार, तो कई बार तो सीधा सा ही पूछा जा सकता है समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रहे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक अपने जो है ये अधिकार इनके उल्लेख किए गए। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक अपने इनका उल्लेख किया गया है। तो अपन अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 हमें दो प्रकार की बातें बताता है। अनुच्छेद 14 ये कहता है, पहला प्रावधान तो ये बताता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और एक अपने ये कहता है विधि, एक तो कहता है विधि के समक्ष समानता, और एक ये कहता है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। दो अलग अलग बातें। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है और विधियों के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि कानून, विधि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, सभी के साथ कानून एक जैसे होंगे, सभी के साथ कानून एक जैसे होंगे। ये प्रवृत्ति नकारात्मकता को प्रदर्शित करती है। यह प्रवृत्ति नकारात्मकता को, अपने नेगेटिव पार्ट जो हैं वो उनको प्रभावित करती है। और विधि के समक्ष वाला जो ये पार्ट है ये अपने कहाँ से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया। ये प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया कि विधि या कानून किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबके साथ बराबर लागू होगा। लेकिन आपको पता है प्रकृति समान रूप से नहीं है, प्रकृति असमान है। प्रकृति में प्रकृति जनित भेदभाव बहुत ज्यादा है। उसी के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक चुस्त तंदुरुस्त व्यक्ति है और कई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से अपने शारीरिक रूप से अपंग हो सकता है, तो अगर उनके साथ अपन एक प्रकार के प्रतियोगिता का अपन रखें तो उनके साथ अपने कानून बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इस एक के साथ प्रकृति ने भेदभाव किया है और एक के साथ अपने एक तरह से कहें कि भाई जिसमें अपने एक को प्रकृति ने मजबूत बनाया, दूसरे को प्रकृति ने कमजोर बनाया। इसलिए अपने अनुच्छेद 14 का ही इसी का विपरीत अपने एक पार्ट इसी में दिया हुआ है, विधियों का समान संरक्षण। मतलब इसका मतलब ये होता है कि विधि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से होगी। जैसे मान लीजिए अपन बात करें महिलाओं और बच्चों की, अलग से प्रावधान
प्रकृति के द्वारा दो असमानताएं, अपने लैंगिक असमानता पुरुष या स्त्री के अंतर्गत माना जाता है, तो अपने बराबर तो नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अपने अलग अलग पार्ट में अमेरिका का सबसे अपने इम्पोर्टेंट केस था अपने 1914 के अंतर्गत। इसमें भी अपने कहा गया महिलाओं को विशेष अपने प्रावधानों की जरूरत है अपने लैंगिक समानता के लिए। तो इस आधार पे हर व्यक्ति के साथ अलग अलग कानून के साथ उनके साथ जो है वो अलग अलग समान बर्ताव किया जाएगा, अलग अलग विधियों के द्वारा बर्ताव किया जाएगा। इसे अपन विधियों का समान संरक्षण कह सकते हैं। जिसे अपन दोबारा सुन लें कि विधि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करती है, इसका मतलब होता है विधियों का समान संरक्षण। और यह प्रावधान अपने सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है, पॉजिटिव इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। ये जैसे हमने ब्रिटेन से लिया और ये प्रावधान हमने अमेरिका से ग्रहण किया या यूएसए से ग्रहण किया, विधियों का समान संरक्षण। कई बार ये किस्सा जाता है सब व्यक्ति समान है, देश के लिए कानून के अनुसार समान है, विधियों का समान समक्ष समानता है, तो विधि के समक्ष इसका अपने अपवाद क्या माना जाता है? क्या सारे कानून एक जैसे हैं? भारत में नहीं लागू नहीं है। इसके अंतर्गत अगर अपन अपवाद की बात करें तो अपने एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां। राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां, राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों का मतलब राष्ट्रपति जब तक पद पर है किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, बाकी को कोई छूट नहीं है, उसे न्यायालय में समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता। ये राष्ट्रपति के लिए है, अपने राष्ट्रपति के लिए आधार माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेद 14 का अपने जो आधार है वो कहाँ है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अपने अनुच्छेद 361 के अंतर्गत ये माना जाता है कि इसमें अपने इसके अपवाद के स्वरूप बात की जाती है। अब अपन बात करें अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 ये कहता है, अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य 5 आधार या 5 प्रावधानों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 5 ध्यान रखना है। कौन कौन से प्रावधान है तो लिख लीजिए। धर्म, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे तो कितने आगे? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और अपने मूल वंश के आधार पे अपने किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। ये अपने किसके पार्ट है? ये अपने पार्ट माना जाता है कि भाई इसके अंतर्गत भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 आधार होगा, भेदभाव नहीं करेगा। अब इसी के अंतर्गत अपने इसी का विवाद अपने इसी के प्रावधानों को उलटकर अगर देखें तो अनुच्छेद अपने 15(3) एक प्रावधान आता है, अनुच्छेद 15(3), उसी में इसी की विपरीत अपने बात की गई है। उसमें कहा जाता है राज्य चाहे तो महिलाओं और अपने बच्चों के साथ विशेष बर्ताव कर सकता है। राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के साथ में विशेष बर्ताव कर सकता है। इस आधार पे अपने कई प्रकार के विवाद खड़े हुए, जैसे में अपने दोरारजी राजन बनाम भारत सरकार 1951 एक विशेष मामला था। अनुच्छेद 15 को ही बताया जाता है, ना ध्यान रहे दोरारजी राजन बनाम, विवादों को जरूर ध्यान रखें। अनुच्छेदों के अंतर्गत दोरारजी राजन बनाम अपने भारत सरकार 1951, ये एक विशेष मामला था। मामला क्या था? अपने एक सांप्रदायिक आदेश माना जाता है मद्रास प्रांत का अपने, जिसमें मद्रास प्रांत के अंतर्गत क्या किया गया? मद्रास प्रांत के अंतर्गत अपने शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत जो है वो अपने पिछड़े वर्गों को या अपने कई प्रकार के लोगों को अपने दे दी गई।
तो इसलिए आधार पे अपने जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे, इसके एक विपरीत आधार पे दोरारजी राजन एक मामला हुआ। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि ये सांप्रदायिक कानून के रूप में हुआ। और आदेश क्या था? जिसके अंतर्गत अपने SC ST और अपने अनुसूचित जनजाति के या अपने पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में अपने प्रवेश दे दिया गया। तो अगर इसमें प्रवेश दिया गया तो अपने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई पिटीशन दाखिल किए गए कि भाई ये समानता के अनुच्छेद का एक विपरीत है, अनुच्छेद 15 का ही अपने जो है वो उल्लंघन करता है। क्योंकि अनुच्छेद 15 में कहा जा सकता है किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करेगा ही नहीं, तो ये प्रावधान कैसे हुआ? तो उन्होंने कई उच्च जाति के लोगों ने इस प्रकार से अपने पिटीशन दाखिल किए। तो इसमें क्या प्रावधान बात आती है? यहाँ से अपन बात करें तो आरक्षण की शुरुआत मानी जाती है। देखो क्या होता है कि जब किसी देश की आज़ादी या आज़ादी मिलती है, नई शासन व्यवस्थाएं लागू होती है, तो शासन आज़ादी का मतलब सब लोगों के साथ है। ये कहा जा सकता है कि भाई आप भी आओ, आपको भी आज़ादी मिलेगी, आपको भी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद सबके साथ समान बर्ताव किया गया। तब अपने जो सक्षम लोग थे उनको प्रावधान मिला और जो पिछड़े लोग थे उनको नहीं मिला। तब अपने ये बात आती है कि इनके लिए विशेष बर्ताव किए गए। तो अपने जो उच्च जाति के थे उन्होंने इस पे अपने आधार माना कि भाई ऐसा हमारी आज़ादी के साथ खिलवाड़ है, और अगर नहीं किया गया तो उन लोगों ने इसके खिलाफ माना कि हमें जो आज़ादी के वायदे किए गए ऐसा क्यों नहीं मिला। अगर सही तरीके से अगर अपन अमेरिका के लोकतंत्र की क्रांति के बारे में देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। अमेरिका जबकि 1776 में अपने स्वतंत्र हुआ था, 4 जुलाई को जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी वर्षों तक अपने जो है अश्वेत वहाँ अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और लगभग 100 वर्षों बाद अपने जो है कि भाई इब्राहिम लिंकन के द्वारा उन्हें अपने अधिकार मिले, उसके बावजूद भी अपने जो है वो महिलाएं वहाँ अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रही। और लगभग अपने उन्हें भी वापस 100 सालों के बाद अपने अधिकार, मताधिकार या दूसरे अधिकारों के आधार मिले। तो ऐसे कई प्रावधान है जो आज़ादी मिलने के बाद वे भी अपने कई विवाद जो खड़े होते हैं। और ये संविधान के लागू होते ही तुरंत एक विवाद खड़ा हुआ जब मद्रास सरकार ने शैक्षणिक के आधार पर कई अपने आरक्षण प्रदान किए। तब अपने क्या किया गया? तब अपने यहाँ इसी प्रावधान के आधार पे जो है वो अपने एक संशोधन किया गया। और उस संशोधन के आधार पे क्या हुआ कि अपने एक 9वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान दाखिल किया गया। इसके बारे में अपन आरक्षण के आधार पे, नए आरक्षण के आधार पे, दूसरे आरक्षण के आधार पे एक बार अलग से चर्चा भी करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि दोरारजी राजन बनाम भारत सरकार किस आधार पे है? तमिलनाडु के सांप्रदायिक आदेश के आधार पे मामला दर्ज हुआ था शिक्षण संस्थाओं में। तब इसी का आपने देखो, इसी के आधार पे अपने जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत किया गया था। अब इसी 15 के अंतर्गत अपने एक प्रावधान आता है 15(4). 15(4) क्या कहता है? 15(4) ये कहता है राज्य SC ST समाज में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। शिक्षण संस्थाओं में राज्य SC ST तथा अपने समाज में पिछड़े लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान करता है। ये 15(4) के अंतर्गत अपने आधार माना जाता है। जबकि अपन ये कहें कि मूल संविधान के अंतर्गत SC ST की बात की जाती है, बाद में अपने उनके अंतर्गत की जाती है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये इसी के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो वो 15(4) माना जाएगा। लेकिन उसी आधार पे अगर पूछा जाए कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में अपने जो है वो आरक्षण का प्रावधान कब से लागू हुआ, तब अपने ध्यान रहे अनुच्छेद 15(5) जो अपने कब लागू किया गया? अनुच्छेद 15(5) अपने 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन अपने 93वां संविधान संशोधन जो 2006 के अंतर्गत लागू किया गया। और इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी अपने जो है वो आरक्षण लागू किया जाता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कहाँ है? 15(5) में, 93वें संविधान 2006 के अंतर्गत। और इस प्रावधान के अंतर्गत क्या विवाद खड़ा हुआ? तब अपने ध्यान रखना है अशोक कुमार ठाकुर बनाम इसी का विवाद है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के अंतर्गत कौन सा विवाद खड़ा हुआ था? अशोक कुमार ठाकुर बनाम
भारत सरकार, और इस पर 2008 के अंतर्गत अपने फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अपने आरक्षण को सही ठहराया था। तो अपने 15/4 शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, लेकिन अगर पूछे उच्च शिक्षण संस्थानों में तो वो 15/5 अपने ये बात करता है।